दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम साइकिल फॉर 2025 इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। इस एग्जाम की जो रिक्वेशन है वो ईपीएफओ ने मार्च 2025 में यूपीएससी के साथ शेयर कर दी थी। इस रिक्वेशन में यूपीएससी को 230 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट करवाने के लिए बोला गया है, जहां पर 74 वैकेंसीज एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की है और 156 वैकेंसीज ईओओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की हैं। एंड दोस्तों इस एग्जाम की नोटिफिकेशन हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई इस वीक में या फिर अगले वीक में नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी और जो एग्जाम है वो 30 नवंबर 2025 को कंडक्ट होगा। ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम डेट की हमारे पास कहां से आई है? हम एक लेटर देख रहे हैं जहां पर यूपीएससी स्कूल्स को सेंटर्स के लिए फिक्स करने के लिए जो लेटर लिखता है वहां पर ये डेट मेंशन करी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई इस एग्जाम का फ्यूचर क्या हो सकता है। काफी बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर क्या आगे भी हमें एग्जाम देखने को मिलेगा, क्या 2026, 27, 28 में एग्जाम आ सकता है, और क्या ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कॉन्स्टेंटली रिड्यूस करती जा रही है, क्या ये इंक्रीज करेंगी या फ्यूचर में हमें और कम नंबर ऑफ वैकेंसीज पे एग्जाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक आर्टिकल शेयर करने वाला हूं जो कि आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है और हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाई इस एग्जाम का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो ये जो आर्टिकल है इसके बेसिकली हेडलाइन क्या थी कि ईपीएफओ टू मीट स्टाफ यूनियंस ऑन फ्राइडे फॉर कैडर रिस्ट्रक्शन टैक्स। बेसिकली क्या हो रहा है कि ईपीएफओ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है हमारी गवर्नमेंट की, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है जहां पर गवर्नमेंट बहुत शिद्दत के साथ काम कर रही है और ईपीएफओ उस सोशल सिक्योरिटी डोमेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज वन ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल सिक्योरिटी डोमेन में इंडिया में काम करती हैं। सेकंड वन इज ईएसआईसी एंड फर्स्ट वन इज ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं कि भाई एग्जिस्टिंग जो कैडर है कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। क्यों रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है? यहाँ पर बोला गया कि भाई अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूज पे जोर डालें तो यहाँ पर बोला गया कि भाई कहीं ना कहीं अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा एग्जिस्टिंग कैडर स्ट्रक्चर है वो हार्मोनाइज्ड है विद द कैरियर एस्पिरेशन ऑफ द एम्प्लॉय। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ईपीएफओ में काम कर रहे हैं क्या उनकी प्रमोशन टाइम से हो रही है? क्या कैडर रिस्ट्रिक्शन इसलिए जरूरी है? ये हम देखेंगे। इसके साथ साथ कि भाई एनहांस सर्विस डिलीवरी, जो लोग सर्विस लेने आते हैं ईपीएफओ में, क्या उनको कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे उनको बेटर सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं, और कैडर रिस्ट्रक्चरिंग टू आइडेंटिफाई कि भाई एक्चुअल रिक्वायरमेंट काम के हिसाब से कितनी है ईपीएफओ में, ये जानने के लिए एक मीटिंग कंडक्ट होगी आज फ्राइडे को। और इस मीटिंग का आउटकम क्या हो सकता है? इस मीटिंग का आउटकम ये हो सकता है कि इट मे रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ द रिटायरमेंट फंड बॉडी। मतलब जो ईपीएफओ बॉडी है, इस मीटिंग का आउटकम ये पॉसिबल है कि भाई ईपीएफओ की जो स्ट्रेंथ है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है हम सबके लिए जो इस एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन का पार्ट बनने वाले हैं। और दूसरी बात क्या बोलेगी कि भाई जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर फास्टर प्रमोशंस हो सकती हैं। एंड दोस्तों अगेन देखो, फास्टर प्रमोशंस होने से ना आप लोगों को जो लेवल जहाँ पे प्रमोशन से आदमी ऊपर चला गया उनमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगेन जो बच्चा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में चीजें मॉडिफाई होंगी, इंप्रूव होंगी, तो कहीं ना कहीं एग्जाम प्रोसेस और स्मूथ होगा, ये हम इन्फेयर कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन कहती है कि भाई जो मीटिंग चल रही है वहां से ये एक आउटकम का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई इट मे रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ द रिटायरमेंट फंड बॉडी। एंड दोस्तों एक और बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन करी गई है कि इस टाइम पर जो ईपीएफओ है जहां पर टोटल 24,000 सेक्शंस पोस्ट हैं फॉर दी ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी कैडर, उनमें 9,000 पोस्ट वैकेंट हैं। मतलब इस टाइम पर भी करंटली भी 9,000 पोस्ट वैकेंट हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ एक बहुत बड़ी बॉडी है और यहाँ पे बहुत सारा काम होता है। तो 9,000 लोगों की वैकेंसी तो काम चलेगा नहीं। अगर आपके सिर्फ 15,000 लोग काम कर रहे हैं और 9,000 पोस्ट वैकेंट हैं तो आप कैसे अपना वर्कलोड मैनेज कर पाओगे? तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट एरिया और है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई फ्यूचर में वैकेंसीज पक्का आएंगी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट की, क्योंकि ईपीएफओ ने अपना वर्कलोड मैनेज करना ही है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए निकल के आते हैं वो ये निकल के आते हैं कि भाई एक तो कि आप लोगों को इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी ईपीएफओ के अंदर, इस पर्टिकुलर मीटिंग का एक आउटकम हो सकता है, प्लस 9,000 जो पोस्ट ऑलरेडी वैकेंट है उनके लिए भी एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को फ्यूचर में एग्जाम मोर रेगुलर एंड हायर वैकेंसीज का देखने को मिल सकते हैं। ऐसा एक अनुमान हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल से लगा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में और भी चीजें मेंशन करी गई जो कि हमें एक इंडिकेशन दे रही है कि भाई रिफॉर्म पक्का होंगे। जैसे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो 2016 में हुई थी वहां पर जो नंबर ऑफ ग्रुप ए पोस्ट थी उनको इंक्रीज किया गया। पहले जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 859 थी, जिनको इंक्रीज करके 1039 कर दिया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये भी बोला गया कि इस टाइम पर जो ईपीएफओ अपना वर्कलोड मैनेज कर रहा है वो कहीं ना कहीं या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके कर रहा है या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट पे देके कर रहा है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को अपना वर्कलोड ट्रांसफर करके ईपीएफओ अपना काम मैनेज कर रहा है। और ये चीजें लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाली है। तो इसलिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है जहां पर ट्रेड यूनियंस जो है ईपीएफओ की या फिर जो यूनियन है ईपीएफओ की वो बात करने वाली है। और दोस्तों इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा नहीं कि पहली बार बात होगी, ये बातें पहले से चल रही हैं।
मतलब पहले भी 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है और उनके आउटकम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। और हम भी जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं ईपीएफओ में, उनसे भी हमें सुनते हैं कि भाई ईपीएफओ कैडर रजिस्ट्रेशन पे बहुत जोर दे रही है, मिनिस्ट्री का प्रेशर है ईपीएफओ के ऊपर कि भाई आप अपनी वर्कलोड को मैनेज करिए, आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ किस पर्टिकुलर लेवल पे कितनी होनी चाहिए और क्या आपके पास वो करंट स्ट्रेंथ है, अगर नहीं है तो रिक्रूटमेंट करिए। तो ये जो पॉजिटिव बातें हैं कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई फ्यूचर में इस पर्टिकुलर पोस्ट का एग्जाम जो है एक फ्रीक्वेंट लेवल पे और हायर वैकेंसी कंडक्ट हो सकता है। तो अगर आप लोग इन एग्जाम्स की अभी करंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये आपका मेन टारगेट एग्जाम नहीं है, आप जस्ट इस एग्जाम को प्लान भी ले रहे हैं कि भाई रेगुलर तो आता नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को अपना मेन प्लान ही बनाना चाहिए, या फिर सीजीएल या फिर आरबीआई ग्रेड बी को मेन प्लान बनाना चाहिए क्योंकि वो रेगुलर आते हैं, इसको हम प्लान भी बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी वो अप्रोच चेंज होनी चाहिए। ये एग्जाम आपकी मेन एग्जाम जो टारगेट होते हैं उनकी लिस्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम अब मोर फ्रिक्वेंट या फिर मोर रेगुलर हमें देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, अगर हम इस एग्जाम का पूरा पास्ट भी चेक करें, देखो एपीएफसी एग्जामिनेशन जो है वो 2012 के बाद 2015 में आया और 2015 के 8 साल बाद 2023 में हमें देखने को मिला। एंड वी आर लकी इनफ कि भाई 2023 के बाद अभी 2025 में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम मोर फ्रीक्वेंट हो गया। 8 साल के बाद अब सीधे 2 साल के अंदर आ गया। और हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे भाई एग्जाम आगे भी कंडक्ट होगा, क्योंकि इस टाइम पर एपीएफसी पोस्ट काफी वैकेंट है, जो हमें आरटीआई रिप्लाई से पता भी लगता है। सिमिलरली अगर मैं ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो 2017 के बाद 2020 में नोटिफिकेशन आ गई थी और 2020 के 2023 में नोटिफिकेशन आ गई थी और 2023 से 2025 में नोटिफिकेशन है। तो अगेन यहां पर भी आपको जो है फ्रीक्वेंसी एग्जाम कंडक्ट होने की वो ज्यादा देखने को मिल रही है, इंप्रूव्ड देखने को मिल रही है। तो आप लोग इस एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मान के प्रिपरेशन करिए कि भाई ये प्रिपरेशन आपकी आगे भी काम आ सकती है, क्योंकि आपको बहुत जल्द ये एग्जाम दोबारा भी देखने को मिल सकता है। मैं इस आर्टिकल को बहुत ओवर एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं, अगेन ये मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस आपको बस ये गाइड करने का है कि आप में से जो बच्चे बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंट सेशन में मुझसे कि सर ये प्रिपरेशन हमारी कहीं और काम तो आने वाली नहीं है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये प्रिपरेशन आगे काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है कि एग्जाम आप लोगों को दोबारा भी देखने का मौका मिल सकता है, ठीक है, चांसेस हैं, क्योंकि ईपीएफओ कहीं ना कहीं कैडर रिस्ट्रिक्शन पे जोर दे रहा है, जो कि आर्टिकल भी हमें इंडिकेट कर रहा है। प्लस ईपीएफओ में 9000 वैकेंसीज इस टाइम पर हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट की। तो आप लोगों को एग्जाम देखने को जल्दी ही मिल सकता है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि तैयारी आपकी आगे भी काम आएगी। प्लस दोस्तों, ये जो प्रिपरेशन है आपको एडिशनली और भी बहुत एग्जाम्स में हेल्प करती है, जैसे एएलसी एग्जाम हो गया, एलयू एग्जाम हो गया। तो ये प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाने वाली है, ट्रस्ट मी। अगर आप शिद्दत के साथ क्वालिटी प्रिपरेशन करते हो तो किसी ना किसी एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन पक्का काम आएगी। और अगर एग्जाम एपीएफसी या ईओ ही रहा तो और बढ़िया बात है। तो ये आर्टिकल मैं आपके शेयर कर रहा था फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। आप इस आर्टिकल को पक्का पढ़ भी लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। एंड दूसरे आर्टिकल का सोल पर्पस सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए नहीं था, इसका पर्पस ये भी है कि जो लोग ईपीएफओ का पार्ट बनने की सोच रहे हैं, जिनको डाउट है कि सर ईपीएफओ में जाएं या फिर किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करें, क्या करें, तो उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई ईपीएफओ में आपको एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलने वाला है जिसको आप एंजॉय करेंगे आफ्टर सिलेक्शन। तो ये न्यूज़ आई होप आपको हेल्प करेगी मोटिवेट करने में और इस एग्जाम की और अच्छे से प्रिपरेशन करने में। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर अपडेट्स ऑन ईपीएफओ और ईपीएफओ रिलेटेड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।